वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल। आज के चैनल में हम बात करने जा रहे हैं रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द एबायोटिक फैक्टर्स? ऑल दोस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम व्हिच आर नॉन लिविंग दैट आर कंसीडर्ड एज अ एबायोटिक फैक्टर्स लाइक सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, minerals. These are the abiotic factors. And when biological response to abiotic factors, this known as response to abiotic factors. How abiotic factors affect the biological living organism? We will deal this concept in this lecture. So now, biological conditions of any habitat may be changed drastically in time. What I mean by this? So biological conditions like soil, water, air can change because their amount can be changed in any habitat. Habitat is a place where organism lives. तो हैबिटेट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। और वहाँ पे हवा, पानी या फिर लाइट की जो प्रेजेंस है वो कभी भी चेंज हो सकती है, कभी भी सूखा पड़ सकता है, कभी भी हवा चेंज हो सकती है, ठीक है। वाटर का लेवल गिर सकता है। तो जब ये बायोटिक कंडीशंस आती हैं, चेंज होती है, तो उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से उनसे बचता है वो हम इस वीडियो में डील करेंगे। So how does the organism live in such a habitat and cope and manage the stressful conditions? किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म मैनेज करता है अपने स्ट्रेसफुल कंडीशंस को? One would expect that during the course of millions of years of existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment. इंटरनल इन्वायरमेंट से का मतलब है कि हम अपने बॉडी के अंदर इतना इवोल्यूशन कर लिए हैं बाय बायोकेमिकल रिएक्शन और फिजियोलॉजिकल फंक्शन के थ्रू, ताकि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर सके। और इसी को ओवरऑल फिटनेस भी बोला गया है साइंस के टर्म्स में। का मतलब है कि हम इतने इवॉल्व हो गए हैं अपने बॉडी में कि हम एक कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन कर सकते हैं, जिसके लिए हमें दो तरह की प्रोसेस यूज करते हैं, या तो बायोकेमिकल प्रोसेस या फिर फिजियोलॉजिकल, या फिर हम जो ऑर्गन्स हमारे अंदर हैं उसी से हम अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, तो वो फिजियोलॉजिकल हो गया, जिससे हम मैक्सिमम इफिशिएंसी पे काम कर सकते हैं। इस वजह से हमें ये इवोल्यूशन करना पड़ा, ताकि हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी मैक्सिमम इफिशिएंसी से काम कर सके। इसीलिए अब अगर हम बात करें कि फिटनेस किस चीज को मेंटेन करना है, तो हम जानते हैं कि हमारे अंदर एक प्रोसेस होता है होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू वर्क द मैक्सिमम एफिशिएंसी। होम्योस्टैसिस जो प्रोसेस होती है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ऑप्टिमल टेम्परेचर, ये जो कि ह्यूमंस के केस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसे मेंटेन करना होता है कॉन्स्टेंटली। साथ ही साथ जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, बॉडी फ्लूइड्स जो हमारे ह्यूमंस के अंदर होते हैं, उसे भी मेंटेन करना होता है। और इसी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। नेक्स्ट प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं, तो ये डायग्राम देखिए, तीन प्रकार के ऑर्गेनिज्म में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ होम्योस्टैसिस। रेगुलेटर्स वो जो होम्योस्टैसिस करते हैं, ओके, दैट आर द रेगुलेटर्स जो होम्योस्टैसिस करते हैं। कन्फर्मर्स जो होम्योस्टैसिस नहीं करते हैं, और ये जो करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, ओके। आइए चलते इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट आर द रेगुलेटर्स, व्हाट आर द कन्फर्मर्स एंड व्हाट आर द पार्शियल रेगुलेटर्स। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ दिमाग में होना चाहिए। Regulators. Regulators are the organism that able to maintain the homeostasis by physiology, which means they ensure the constant body temperature and constant osmotic pressure or concentration.
वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि होमोस्टैसिस कर सकते हैं, ठीक है, और होमोस्टैसिस करते हुए वो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म रेगुलेटर्स कहलाते हैं। जिसमें सारे बर्ड्स, मैमल्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स आते हैं जो कि लोअर्स में होते हैं, ठीक है। और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट की अगर सजेशन माने तो जो सक्सेस है मैमल्स का, जैसा कि हम जानते हैं पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, वो रेप्टाइल्स थे, तो रेप्टाइल्स भी सक्सेस हुए थे। फिर उनके बाद अब सक्सेशन है मैमल्स का। तो मैमल्स का जो सक्सेस है वो लार्जली इसीलिए हो पाया कि हम एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो सहारा डिजर्ट हो या फिर अंटार्कटिका जैसे बहुत ही हार्श कोल्ड जगह हो। मोस्ट ऑफ द मैमल्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन यूज। तो मैमल्स जितने भी हैं वो सारे सही इसी तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं जैसे कि ह्यूमंस करते हैं। और हम ह्यूमंस अपने बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड को कैसे मेंटेन करते हैं? अगर समर का सीजन है, बहुत ज्यादा समर है, जून जुलाई, तो उस टाइम पे स्वीट करते हैं हम लोग। और अगर विंटर्स का समय है तो वहां पे हम शिवर करते हैं। शिवरिंग इज ए एक्सरसाइज, ठीक है, शिवर करते हैं विंटर में, तो वो एक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म टू कोप दिस रेगुलेटर प्रॉब्लम। प्लांट्स के पास कोई भी ऐसी मैकेनिज्म नहीं है कि वो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सके। दैट्स व्हाई दे आर सिंपली कन्फर्मर्स। प्लांट्स सिर्फ कन्फर्मर्स हैं। आपको रेगुलेटर्स के बारे में बता दिया जो करते हैं होम्योस्टैसिस। आइए चलते हैं नेक्स्ट कन्फर्मर्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कन्फर्मर्स। व्हाट आर द कन्फर्मर्स? Conformers, majority of animals and nearly all the plants cannot maintain a constant internal environment. जितने भी एनिमल्स हैं 99% और प्लांट्स जितने भी है सारे के सारे, वो एक कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन नहीं कर सकते, कैन नॉट, ठीक है। एंड देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस एम्बिएंट टेम्परेचर। व्हाट मीन बाय एम्बिएंट टेम्परेचर? एम्बिएंट टेम्परेचर इज अ environment temperature और द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो जो ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं जो कि कांस्टेंट इन्वायरमेंट मेंटेन नहीं कर सकते अपने बॉडी के अंदर, वो उनका टेम्परेचर चेंज हो जाता है एम्बिएंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो अगर मान लो बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री है तो उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी 20 डिग्री हो जाता है। जैसे ऐसे कौन से एनिमल्स हैं? जैसे एक्वाटिक एनिमल्स, लेट्स अज्यूम सी हॉर्स। तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स चेंजेस दैट ऑफ एम्बिएंट एयर और वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो उनके अंदर का जो बॉडी फ्लूइड्स का जो कंसंट्रेशन है, आयंस का जो कंसंट्रेशन है, वो सारे चेंज हो जाएगा जैसा वाटर के अंदर कंसंट्रेशन होगा। तो दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स सिंपली नोन एज कन्फर्मर्स। तो ऐसे जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सारे कन्फर्मर्स कहलाते हैं। तो क्यों नहीं ये सारे कन्फर्मर्स रेगुलेटर्स बन जाते हैं? जैसे हमारे सोसाइटी में सभी लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसी तरह बायोलॉजी में थर्मल रेगुलेशन एक एसी का काम करता है जो कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। थर्मल रेगुलेशन इज अ एनर्जेटिक एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। ऐसा इसलिए है true for small animals like shrew and hummingbirds. Heat loss or heat gain is the function of surface area. जो थर्मोरेगुलेशन है मतलब हीट को मेंटेन करने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। सभी लोग ये नहीं कर सकते, खासकर जो कि स्मॉल एनिमल्स हैं लाइक जैसे श्रिव और ह्यूमिंग बर्ड्स। हीट लॉस या हीट गेन सरफेस एरिया का फंक्शन है, मतलब कि सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट लॉस भी ज़्यादा होगा और हीट गेन भी ज़्यादा होगा। स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्जेस्ट सरफेस एरिया टू देयर वॉल्यूम। कोई भी छोटा जानवर है उसको वॉल्यूम तो बहुत ही कम है लेकिन उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तेजी से कोल्ड इन्वायरमेंट में हीट लूज कर देता है, ठीक है।
चूज कर देता है। और यही मेन रीजन है वाई स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स। तो पोलर रीजन्स में बहुत ही रेयर फाउंड होते हैं ये जानवर। छोटे जानवर पोलर एरियाज में बहुत रेयर फाउंड होते हैं। और इसी स्ट्रेसफुल कंडीशन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा दिनों के लिए नहीं होती है, फॉर ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। तो इसके दो अल्टरनेटिव्स हैं, पहला माइग्रेशन और दूसरा सस्पेंशन। चलिए पढ़ते हैं माइग्रेशन और सस्पेंशन। क्योंकि वो टॉपिक इसी से रिलेटेड है तो हम आगे इसी से पढ़ रहे हैं। माइग्रेशन, organism can move away temporarily stressful habitat to a more hospitable area and return when stressful period is over। ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो कुछ देर के लिए उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को छोड़ देते हैं और कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां पे वो उस टाइम पे रह सकते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस है कि भरतपुर के कोलियाडो नेशनल पार्क में बहुत से राजस्थान के बहुत से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं फ्रॉम साइबेरिया वो आते हैं, नॉर्थ रीजन से, कोल्ड रीजन से राजस्थान आते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशन होती है, ठीक है, वो बहुत ही हैबिटेबल एरिया होता है, मतलब हॉस्पिटेबल एरिया होता है जहाँ से वो सारे साइबेरियन बर्ड्स जो होती हैं वो यहाँ पे आके रुकती हैं। ये माइग्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी में है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ मैंने आपको बता भी दिया। तो माइग्रेशन इज ए सिंपली प्रोसेस कि हम एक एरिया से दूसरे जगह एरिया शिफ्ट हो जाए, तब तक के लिए जब तक कि फेवरेबल कंडीशन वापस नहीं आती है। सेकेंड पार्ट जो है सस्पेंशन या फिर सस्पेंड, मतलब कुछ देर के लिए वो प्रोसेस ही रोक देना। बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स में ऐसा होता है कि वो अपने ऊपर एक थिक वॉल प्रोसेस बना लेते हैं जिसको स्पोर्स बोलते हैं। और वो स्पोर्स तभी जनरेट करते हैं जब फेवरेबल कंडीशन वापस आती है। और स्पोर जब फॉर्मेशन हो जाता है तो वो एक अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो जर्मिनेट तभी होता है जब वो फेवरेबल कंडीशन में आ जाता है। हायर प्लांट्स में सीड रेस्पायर करता है लेकिन जर्मिनेट नहीं करता है। रेस्पायर करता है, वाटर कंटेंट होता है उसके अंदर, और जब उसे ज़्यादा वाटर कंटेंट मिलता है तब वो फेवरेबल कंडीशन को महसूस करके वो खुद से जर्मिनेट हो जाता है। ऐसा वो कैसे कर पाते हैं? ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर लेते हैं और इसको स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी बोलते हैं। अब सस्पेंशन भी तीन प्रकार के हो सकते हैं। किस तरह के से, जैसे कि अभी हमने बैक्टीरिया की बात कर ली है, अभी हमने प्लांट्स की बात कर ली है, अब एनिमल सस्पेंशन कैसे करते हैं? तो बियर सुना होगा कि बियर क्या करता है, स्लिप में जाता है जिसको हम बोलते हैं विंटर स्लिप। ठीक है, जिसको हम विंटर स्लिप बोलते हैं। तो वो हाइबरनेशन प्रोसेस होता है। हाइबरनेशन में बियर्स जाते हैं विंटर्स में स्लिप में, क्योंकि इतनी ठंड में वो सरवाइव नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारा खाना ऑलरेडी खा के और सो जाते हैं फर्स्ट क्लास। और एस्टिवेशन जिसको समर स्लीप बोलते हैं, स्नेल्स या फिर फिशेस जब पानी की कमी होती है या फिर वाटर लेवल बहुत ही घट जाता है तो वो समर स्लीप एस्टिवेशन में चले जाते हैं। इसी तरह अनफेवरेबल कंडीशन में जो डायापॉज जू प्लैंकटन होता है स्पीसीज लेक या पॉन्ड में, वो डायापॉज स्टेट में चला जाता है, सस्पेंडेड डेवलपमेंट स्टेज में चला जाता है। आपको याद रखना है डायापॉज कौन सी स्पीसीज करती है, जू प्लैंकटन। सॉरी, एस्टिवेशन कौन करता है, स्नेल्स और फिशेस। हाइबरनेशन कौन करता है, बियर्स। तो ये सारी चीजें सस्पेंशन में आती हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं और उन्हें पार्शियल रेगुलेटर्स क्यों बोला जाता है। तो पार्शियल रेगुलेटर्स जो होते हैं उनके अंदर एडाप्टेशन जैसी चीजें होती हैं।
Adaptation is any attribute of organism, morphological, physiological, behavioral, that enable organism survive and reproduce habitat. एडाप्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो, उनके आउटर आउटर पे हो, या फिर फिजियोलॉजिकल हो, या फिर उनके इनर बॉडी के मैकेनिज्म में हो, या फिर बिहेवियरल तरीके से हो, कोई भी एडाप्टेशन उन्हें सर्वाइव करने में मदद करता है और रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है इन अब्सेंस ऑफ एनी सोर्स ऑफ वाटर। अब जैसे इसका एक एग्जांपल है कि अगर वाटर की कमी हो जाती है कभी भी, तो कंगारू रैट जैसा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि नॉर्थ अमेरिका का है, जिसके पास फैट स्टोरेज होता है, तो ऑक्सीडाइज करके वो अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को मेंटेन कर लेता है। साथ ही साथ उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो यूरिन कंसंट्रेट कर सकता है, ठीक है, और जिससे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के लिए कम से कम वाटर वेस्ट होता है। सिंपली प्लांट्स जो होते हैं उनके पास एक थिक क्यूटिकल जैसी लीफ के ऊपर सरफेस बन जाती है, जिसके वजह से वो ट्रांसपिरेशन जैसी एक प्रोसेस जिससे वाटर लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन जैसी प्रोसेस को अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके पास एक और मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं कैम पैथवे। कैम पैथवे या फिर कैम प्लांट्स जो होते हैं उसमें स्टोमेटा दिन में भी बंद होता है, ठीक है, आप सुने हो कि स्टोमेटा दिन में ऑन होता है, खुल जाता है, और जिसकी वजह से लाइट ट्रैप होती है, लेकिन दिन में भी बंद होता है कैम पैथवे की मदद से। कैम फ्लोरोसेंट्रिक जो पैथवे होता है उसमें दिन में भी स्टोमेटा बंद होता है। एक और एडाप्टेशन बताता हूँ, ओपनसिया, जिसको आप जानते होंगे कैक्टस जैसा होता है प्लांट, ये भी कहाँ पाया जाता है, डिजर्ट प्लांट है, यहाँ स्पाइंस होती हैं, लीव्स तो है नहीं, तो प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा, उसके लिए यहाँ पे जो स्टेम है, स्टेम ही क्या कर लेता है, एक फंक्शन कर लिया है, फोटोसिंथेटिक फंक्शन टेकन बाय स्टेम, ठीक है। नेक्स्ट है मैमल्स। मैमल्स कहाँ के, कोल्डर एरियाज के मैमल्स जो हैं, ठीक है, जनरली हैव अ शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, हीट लॉस जो होता है बहुत ही कम होता है, इसको एलेंस रूल भी बोलते हैं। इन पोलर सी एक्वाटिक मैमल्स लाइक सील्स हैव थिक ब्लबर, ब्लबर मतलब लेयर ऑफ फैट उनके ऊपर होती है जो कि एक इंसुलेटर का काम करता है, एंड रिड्यूस द बॉडी हीट, और जो बॉडी हीट होता है उसको लॉस को रोकता है। और अगर हम ये भी देखते होंगे कि अगर हम कहीं हाई एल्टीट्यूड प्लेस पे चले जाते हैं तो हमें एक्सपीरियंस होता है एल्टीट्यूड सिकनेस नाम की बीमारी का। बहुत ज़्यादा हानिकारक बीमारी नहीं है, ये कुछ देर में ठीक हो जाती है, जिसमें हमें नौजिया, अजीब सी फीलिंग होती है, फैटिक, थकान महसूस होती है, हार्ट पैल्पिटेशन जैसी चीज़ें, सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि वहाँ जो एयर कंडीशन होती है वो काफ़ी लो होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है, जिसकी वजह से हवा बहुत ही थिक हो, हवा बहुत ही थिन होती है, जिसकी वजह से आप उसको ईजिली टेकअप नहीं कर पाते हो, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी को ये सारे सिम्टम्स आते हैं। लेकिन ग्रेजुअली हम उसको एक्लेमेटाइज कर लेते हैं, और कैसे एक्लेमेटाइज करते हैं, जो लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है उसको मेंटेन करते हैं, रेड ब्लड जो सेल है उसको इंक्रीज करके, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को डिक्रीज करके, और हार्ट बीट को बढ़ा के या फिर ब्रीथिंग के रेट को बढ़ा के हम उसको मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, माइक्रोब जैसे आर्की बैक्टीरिया, ये कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ कोई सोच नहीं सकता, बिना पहले तो एसिडिक इन्वायरमेंट सर्वाइव कर सकते हैं, किसी किसी जानवर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, साथ ही साथ ये उस जगह भी सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, मार्स हार्सी एरिया। मैरीन इनवर्टिब्रेट्स जैसे फिशेस बहुत ही ज़्यादा ओशन के डेप्थ में रहती हैं, प्रेशर जहाँ पे बहुत ही 100 टाइम्स ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। डीप सी वेंट्स लाइक मरीना ट्रेंच के अंदर भी ऑर्गेनिज्म पाए गए हैं, वो सारे हैं बायोकेमिकल एडाप्टेशन के अंदर, ठीक है। अब एक आपको बिहेवियरल एडाप्टेशन बताता हूँ। हमने पहले ही बात किया था कि फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल कई तरह के हैं, तो ऊपर हमने फिजियोलॉजिकल डील कर लिया, नीचे हमने बायोकेमिकल डील कर लिया, अब हम लास्ट बिहेवियरल डील करने जा रहे हैं। एक डिजर्ट लिजार्ड होता है,
ये क्या करता है कि सन को बास्क करता है, मतलब धूप लेता है। और जब ये धूप लेता है तो इसकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है और फिर ये शेड में चला जाता है। जब कुछ घंटे में शेड में इसकी बॉडी टेम्परेचर फिर से गिर जाती है तो ये फिर से वापस सन में आता है और फिर से टेम्परेचर को बढ़ाता है। इसका जो बिहेवियरल है, बिहेवियर तरीके से ये अपने आप को होम्योस्टैसिस करवा रहा है, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। ये था आपका बिहेवियरल पार्शियल रेगुलेटर। तो कैसा लगा ये वीडियो? आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें ताकि आप भी और दूसरे स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, मैं इकोलॉजी की पूरी सीरीज इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मेहनत लगती है इतनी सारी वीडियो बनाने में, और अगर आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन होता है। थैंक यू। और अगर आपको कोई कमेंट्स है या फिर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई नया वीडियो या फिर कोई टॉपिक छूट गया है आपका वो भी बता सकते हो, उस पर भी नई वीडियो आ जाएगी। चलिए, और बस पढ़ते रहिए।